हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हंसू का ज्ञान में। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। कारण है कि आप लोगों के लिए मैं 9th और 10th का स्पेशल जितने भी जीएस के सवाल हैं, मतलब चैप्टर वाइज जितने भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का मैं स्पेशल मतलब छांट छांट के एकदम अच्छी तरह से उसको पीडीएफ के फॉर्म में लाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका प्यार मिलेगा, और अगर यदि पसंद आए यह वीडियो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि इसके आगे भी ये तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिजिक्स में पहला चैप्टर में 10 का और 9 का दोनों का मैंने इसमें इंक्लूड किया है। लगभग 60 क्वेश्चन हैं इसमें। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 60 क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। इसके बाद फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आएगा 9 और 10 का, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए साइंस का एक रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो इसका आंसर है F बराबर R/2। देख सकते हैं दोस्तों, F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन, गलती से इसमें 1 नंबर 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर चलिए। 2 नंबर में कहता है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होगा। तो F बराबर होता है 1/2। F बराबर 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए दोस्तों। 3 नंबर में कहता है अवतल दर्पण अपवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा। तो फोकस से गुजरेगा। कहाँ से? फोकस से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। 4 नंबर में किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो वह दर्पण होगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ध्यान से देखिए, समतल दर्पण। आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे तो मैंने पीडीएफ को ऐसे भी रख दिया है। अगर यदि आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सुनने में और देखने से ज़्यादा याद होता है, इसीलिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए आगे कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम हैं। आप लोग को पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला नियम हुआ। दूसरा नियम कि परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। ये दोनों नियम है, आप 10 क्लास में पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो यह होता है प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से। प्रिज्म से होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो 1 डायोप्टर होगी। डी का मतलब डायोप्टर, ये लेंस का ऐसा ही मात्रक है, डायोप्टर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। क्या होती है? तो हमेशा होती है पॉजिटिव। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। ओह सॉरी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो
अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का वेग यानी कि न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। आगे बढ़ते हैं। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा दोस्तों? सीधा होगा। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा। आगे है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से। आगे देखिए, कहता है 13 नंबर कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर यानी कि फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर। इसकी क्षमता कितनी होगी? 2 डायोप्टर। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, जैसे कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस कुछ भी कहे तो F बराबर R/2 होता है। तो इसका सूत्र के अनुसार ये निकलता है, या P बराबर F/2 होता है। उस पर भी ये हुआ क्षमता का, तो क्षमता पूछ रहा है यहाँ, तो P बराबर F/2। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। कहता है 14 नंबर में कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो 2D लेंस का फोकसांतर देखते हैं 50 सेंटीमीटर। सूत्र इसका होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। सॉरी, मैंने पहले कहा था P बराबर F/2, नहीं, सूत्र होता है लेंस मतलब क्षमता का P बराबर 1/f। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। तो उसी तरह प्रकाश के परावर्तन, जैसे कि आपतित किरण और इसमें परावर्तन है तो परावर्तित किरण, अपवर्तन था तो अपवर्तन को अपवर्तित किरण हो गया, इसमें परावर्तन है तो इसमें परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। उसमें क्या था? अपवर्तन में था अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण। इसमें है परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 में कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ती है। किधर मुड़ेगी? अभिलंब के निकट मुड़ेगी। देखते हैं अभिलंब के निकट। कहता है कि किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों न खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण कौन सा होगा? संभवतः दर्पण होगा या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। या तो समतल होगा, क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। और समतल में भी सीधा। तो आगे चलिए। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 गुना 10 पर पावर 8। 3 गुना 10 पर पावर 8। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 गुना 10 पर पावर 8 होगी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। कहता है किस फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो उत्तल लेंस का। मतलब किसी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस। किसका होता है? उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। कहता है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा बहुत बार पूछा गया है। हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है कि साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर मतलब किसी भी गाड़ी के साइड में, जैसे कि मोटरसाइकिल का आप आईना देखते होंगे साइड में, तो वह साइड में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होगा? sin i बटे sin r। इसी को दोस्तों कहते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम, जो हम बताए थे कि sin i बटे sin r, यही है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin i बटे sin r। आगे चलते हैं 25 नंबर। कहता है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण।
कौन सा कोण? परावर्तन कोण। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। क्या होता है? V/U होता है। 26 नंबर हो गया। आगे 27 नंबर देखते हैं। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का। आगे देखते हैं किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आपको ये ऐसा सब क्वेश्चन में आपको दे देगा 4 ऑप्शन और उसमें ये सारा लगा रहता है, तो उसमें मारना है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो अगला देखते हैं 30 नंबर। कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब मानी प्रतिबिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें? तो उत्तल लेंस को रखने पर कहाँ पर रखना चाहिए? तो फोकस दूरी के दुगुने पर। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इस पर हम इसको याद करने के लिए बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला वीडियो रहेगा। वो वीडियो आगे आएगा। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि हाँ ये वीडियो चाहिए, ये मतलब किस वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कौन से दर्पण में कहाँ बनेगा, तो ऐसा सब वीडियो में एक वीडियो हम लाएंगे। उसमें पूरे डिटेल से कॉन्सेप्ट आपको याद करने का जरूरी नहीं, समझ लेना है बस, काम खत्म। उसी तरह आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर में कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से होंगे? तो वह दोनों होंगे अवतल। दोनों कौन से दर्पण होंगे? अवतल दर्पण होंगे। यहाँ लेंस के बारे में पूछ रहा है तो दोनों अवतल लेंस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। कहता है कि किसकी किरण या यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है। डैश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, यहाँ आपतन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। डैश यहाँ था तो मिस प्रिंट हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में क्या कहता है? 35 नंबर में कहता है आपतित किरण की दिशा और आपतित किरण की दिशा को अपवर्तित रखते हुए जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी? तो वह कोण से घूमेगी 2 थीटा कोण से। कितना? 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों 36 नंबर। कहता है इसमें कि एक वस्तु समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो समतल दर्पण से इसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो वह होगी 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कहता है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। वह उत्तल में 1 से कम होगा। उत्तल में 1 से कम, बाकी बाद समतल दर्पण में 1। आगे देखते हैं 38 नंबर। कहता है दो समतल दर्पण एक दूसरे को 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि उनके बीच कोई बिंदु पर समान वस्तु रखी जाए तो इनके प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5। प्रतिबिंब की संख्या 5। इसको निकालने का भी एक ट्रिक है, वो मैं जब वो वाला बताऊंगा आपको बताया था वो वाला वीडियो, तो उसमें मैं ये भी डाल दूंगा कि कैसे उसका प्रतिबिंबों की संख्या निकाला जाता है, वो भी बता दूंगा तभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देखते हैं। कहता है एक समतल दर्पण आपकी तरफ 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। यदि आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं तो दर्पण किस वेग से आपकी तरफ आता दिखाई देगा? तो वह 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी ओर आता दिखाई देगा। 40 नंबर देखते हैं। कहता है 40 नंबर में कि एक
दूसरे पर लंबवत दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु रखी है, इससे बने प्रतिबिंब होंगे तो वृत्ताकार होंगे। कैसा होंगे? वृत्ताकार। थोड़ा गला बज गया है दोस्तों, मैनेज करिएगा क्योंकि ये ठंडी बहुत है ना, तो सर्दी हो गया है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 नंबर नो, यहाँ पर 40 हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है 9th क्लास का। 9th क्लास का पहला चैप्टर है गति। तो गति से ये 10th क्लास से दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9th का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे आप देखिएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको खुद ब खुद अंदाजा होने लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है और कितना इम्पोर्टेंट है, आपको खुद लगेगा। चलिए देखते हैं विस्थापन में क्या होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। सदिश का परिभाषा ही है दोस्तों कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का कि चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं 3 नंबर। कहता है एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर लौटता है तो क्या होगा? तो होगा उसमें विस्थापन और औसत वेग शून्य होगा विस्थापन और औसत वेग शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 4 नंबर में एक वस्तु एक नियत दिशा में एक समान चाल से t समय तक चलती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो तय की गई दूरी s मतलब विस्थापन, s बराबर vt होगा, मतलब वेग गुना समय, वेग गुना समय। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। कहता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो कहता है एक व्यक्ति 6 नंबर में एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर पहले आधे समय तक नियत चाल v1 से तथा बाकी आधे समय नियत चाल v2 से चलता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो उसकी औसत चाल होगी v बराबर v1 प्लस v2 बटे 2, v1 प्लस v2 बटे 2। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर पहली आधी दूरी नियत चाल v1 से एवं बाकी आधी दूरी नियत चाल हो गया है नियत चाल v2 से चलता है तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो उसका उसमें पहला इससे पहले क्वेश्चन में 6 नंबर में था कि बाकी आधी इसमें दिया हुआ ना आधे समय तक नियत चाल, इसमें लेकिन दिया हुआ आधी दूरी नियत चाल v2 से चलता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो दोनों का अलग अलग है। तो इसमें औसत चाल होगा v बराबर 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। v बराबर 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर। कहता है एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, नियत त्वरण a से चलता हुआ t समय में वह v वेग प्राप्त करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी s है। तो s बराबर क्या होगी, है ना? तो दूरी s है, क्या है मतलब क्या होगी s बराबर? तो s बराबर होगा u प्लस v बटे 2t। क्या होगा? s बराबर u प्लस v बटे 2t, s यानी कि विस्थापन। अच्छा 9 नंबर देखते हैं। कहता है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या बतलाती है? तो चाल बतलाती है। क्या बतलाएगी? चाल। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल बतलाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है 9th का। 10 से ज़्यादा मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा 9th का इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए। तो ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर देखते हैं कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या बतलाती है? त्वरण बतलाती है। आगे देखते हैं 12 नंबर। कहता है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ वेग समय ग्राफ की प्रवणता था, तो यहाँ पूछ रहा है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो विस्थापन। क्या ज्ञात कर सकते हैं? विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 13 नंबर है कि त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बतलाती है? ऐसा सब क्वेश्चन पूछता है। कहता है त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बतलाती है? तो वेग बतलाएगी। क्या बतलाएगी? वेग। आगे बढ़ते हैं
कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो उसमें होता है नियत, चाल नियत रहेगा और वेग भी, वेग लेकिन नियत नहीं रहेगा। चाल नियत रहेगा परंतु वेग नियत नहीं होगा एक समय वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति जब किसी, जैसे कि मौत के कुएं में घुरते हैं, या वृत्तीय गति पर जैसे कोई चक्कर लगाता है एक वृत्त के आकार में, तो वह कहता है कि नियत, चाल तो नियत होगा पर वेग नियत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, कहता है एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान गति में है, यदि एक चक्कर पूरा करने में t समय लगता है तो उसकी चाल v बराबर क्या होगी, तो उसकी चाल v बराबर होगी, v बराबर 2 पाई आर बाय टी, 2 पाई आर बाय टी। देखिए दोस्तों 2 पाई आर बाय टी, इस तरह से 2 पाई आर बाय टी। आगे देखते हैं, कहता है समय के साथ डैश परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन मतलब समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो डैश मतलब डैश के स्थान पर, खाली स्थान पर आपको दे देगा और भरने के लिए कहेगा, और 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें मारना है वेग। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं 17 नंबर। बस हो गया है दोस्तों, बस कुछ ही प्रश्न बाकी हैं। कहता है वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु या कण की स्थिति निर्धारित की जाती है उसे डैश या डैश बिंदु कहते हैं। तो उसे कहते हैं निर्देश या मूल। क्या कहते हैं? निर्देश या मूल। यहाँ खाली स्थान में 2 चीज भराएगा, निर्देश या मूल। आगे चलते हैं, ये हो गया। आगे 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में कहता है कि दूरी एवं समय के धारणाओं के ऊपर आधारित व विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमको नया क्वेश्चन लगा दोस्तों, कि दूरी एवं समय के धारणाओं के ऊपर आधारित व विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो शुद्ध गतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध गतिकी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। कहता है वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कोई कण प्रारंभिक वेग u से t सेकेंड में नियत त्वरण a से चलते हुए v वेग प्राप्त करती है और उसके द्वारा तय की गई दूरी s हो, तो v2 माइनस u2 बराबर क्या होगा। तो v2 माइनस u2 बराबर होगा 2as। क्या होगा? 2as। ये क्वेश्चन आखिरी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ी सी त्रुटि हो गई है तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए दोस्तों, मेरी मेहनत को आप समझिएगा। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन था। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमको प्यार दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसके बाद फिजिक्स का ये हो गया पहला चैप्टर, और इसी में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर 9th और 10th का आएगा PDF। तो इस तरह के PDF पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो डालूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।